नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो गुजरात लॉबी है, देश की आज की तारीख में सबसे ताकतवर लॉबी, इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों को कभी बख्शा नहीं। इतना सा भी मौका मिला तो सामने वाले को निपटा दिया, और आगे बढ़ने की ये जो फितरत है, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आज की ताज़ा खबर यह है कि 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, या यूं कहूं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के बाद गुजरात लॉबी अब तक का सबसे बड़ा ईडी का ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जिसके टारगेट पर विपक्ष है, अपोजिशन है, और आप कह सकते हैं कि यह विपक्ष पर सरकार का अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। यानी 26 जनवरी से लेकर आचार संहिता, चुनाव की आचार संहिता लगने तक, यानी जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होंगे तब तक 26 जनवरी से आप कह सकते हैं कि महीना डेढ़ महीने का वक्त है। और ये जो एक डेढ़ महीने का वक्त है, इस दरमियान विपक्ष के कई बड़े नेता जिसमें कई मुख्यमंत्री भी हैं, इन पर भारी मुसीबत आने वाली है। और भारी मुसीबत से मेरा मतलब जेल भी हो सकता है। अब दोस्तों, बहुत घुमा फिरा के मुझे बात आज नहीं करनी, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ, खबर पर आ रहा हूँ कि जो नेता सीधे गुजरात लॉबी के निशाने पर है, टारगेट पर हैं, उस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और कहीं ना कहीं एक लंबी अदावत मोदी और हेमंत सोरेन के बीच चली आ रही है, उस पर मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं, कारण बाद में। लेकिन अभी जो फौरी तौर पर अमित शाह चाहते हैं वो ये कि हेमंत सोरेन बैकफुट पर जाएं, कहीं ना कहीं बीजेपी को स्पेस दें लोकसभा के चुनाव में, और ये जो इंडिया अलायंस है इसको छोड़ें, वो कांग्रेस से आगे बढ़ें, बीजेपी की तरफ आएं, ये अमित शाह चाहते हैं। और इसीलिए कल ही, यानी बीते कल 7 घंटे ईडी ने पूछताछ की है, 7 आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग हेमंत सोरेन से। तो हेमंत सोरेन टारगेट पर हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन डटे हुए हैं। इस ट्राइबल लीडर ने बता दिया है कि ट्राइबल का जो दिल है मोदी से बड़ा है, बिग हार्ट। ये हेमंत सोरेन बार बार इसका एहसास करा रहे हैं। नंबर 2 पर तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव पर निशाना इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव अगर ज़रा सा भी ज़मीन से हिलते हैं तो बिहार में गठबंधन हिलता है, और वहाँ पर एक रास्ता मिलता है बीजेपी को, जो बहुत ही कमज़ोर विकेट पर इस वक्त बिहार में है, तेजस्वी यादव। उन्हें भी ईडी का नोटिस दिया गया है, और उनके फादर जो हैं लालू यादव, उनको भी नोटिस दिया गया है। घेराबंदी है। निशाने पर नंबर 3 बहुत ऑब्वियस सा नाम है अरविंद केजरीवाल, जिनके कई साथी जेल में हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं, उनके बहुत ही क्रांतिकारी साथी संजय सिंह, वो भी जेल में हैं, तिहाड़ जेल में हैं। सत्येंद्र जैन, जो उनका सारा आप कह सकते हैं सरकार को संभालते थे मनीष सिसोदिया के बाद, वो भी जेल में हैं। क्या बारी केजरीवाल की होगी? मुझे लगता है कि जो अगला नोटिस होगा ईडी का, बड़ा निर्णायक नोटिस होगा। एक और बड़ा यंग सा फेस जो इस लिस्ट के आप कह सकते हैं टॉप नेम्स में है, रोहित पवार। ये ग्रैंडसन है शरद पवार के। रोहित पवार को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि रोहित पवार एकमात्र ऐसे शख्स थे, या शरद पवार के फैमिली मेंबर थे, जो अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बीजेपी की सरकार में शामिल नहीं हुए। तो रोहित पवार पर निशाना इसलिए साधा जा रहा है कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले पर दबाव बनाया जा सके लोकसभा से पहले। और कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोहित पवार भी काफ़ी हिम्मती दिखते हैं, और शायद इसीलिए वो अजीत पवार के साथ नहीं गए। अब ये तो 4 निशाने पर थे, सीधे टारगेट पर थे। कुछ लोग अमित शाह के रडार पर हैं, अमित शाह की एजेंसियों के रडार पर हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। उसमें सबसे ऊपर आदित्य ठाकरे हैं। अब आदित्य ठाकरे पर महाराष्ट्र पुलिस ही लगी हुई आजकल घेराबंदी करने के लिए। अलग अलग तरह के मामले, या आप यूँ कह सकते हैं झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं आदित्य ठाकरे को परेशान करने में। लेकिन बाला साहब ठाकरे का DNA है, जल्दी झुकता नहीं।
अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी को लेकर थोड़ा सा असमंजस से आगे एक्सपर्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी से जो आखिरी पूछताछ हुई ममता बनर्जी के भतीजे से, उसके बाद थोड़ा सा ममता बनर्जी का रुख बदला है और ईडी भी थोड़ा सा उसका भी रुख बदला है। थोड़ा सा ईडी ने रियायत करी है। अब अगर अमित शाह कोई रियायत कर रहे हैं, कोई मुरव्वत कर रहे हैं, कोई ढील दे रहे हैं, तो समझ लीजिए एक बड़ा प्लान होगा। उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। एक और साहब हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार दक्षिण भारत के चाणक्य हैं। अमित शाह से कम इनका जहन नहीं, पॉलिटिकल माइंड अमित शाह सिंह जैसा है। कुछ लोग कहते हैं अमित शाह से बेहतर है, क्योंकि बहुत ही दुश्वारियों के बीच डीके शिव कुमार ने कर्नाटक जिता दिया, मोदी जी को ध्वस्त करा वहां पर। और तेलंगाना 6 महीने की मेहनत में डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को गिफ्ट किया है। तो डीके शिव कुमार, पहले भी इनको नोटिस मिले, जेल भी भेजा गया, इनकी फिर से घेराबंदी हो रही है। डीके शिव कुमार टूटने वाले नहीं है। एक और शख्स हैं छत्तीसगढ़ के एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, इनकी भी घेराबंदी चारों तरफ से। भूपेश बघेल को इसलिए अमित शाह और मोदी घेरना चाहते हैं, प्रेशर में लाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े फेस छत्तीसगढ़ में है। और अगर भूपेश बघेल को दबा दिया जाए, भूपेश बघेल को कस दिया जाए, चूड़ी कस दी जाए उनकी, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी थोड़ी स्थिति बेहतर कर सकती है। क्योंकि अभी भी बीजेपी को लगता है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस वहां बेटर कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश से कंपैरिजन करते हैं तो छत्तीसगढ़ थोड़ा सा बीजेपी को लगता है कि अगर भूपेश बघेल को घेरा जाए तो यहाँ जीत आसानी से हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की। अब दोस्तों, इनमें कई ऐसे नेता हैं जो अब तक इस डेट तक, इस तारीख तक गुजरात लॉबी के आगे नहीं झुके। चाहे जितने भी ताकतवर मोदी हों, चाहे जितने भी ताकतवर अमित शाह हों, सारा सिस्टम, सारी एजेंसियां, सारी मीडिया, अदालतें, सब कुछ मोदी के हाथ में हो, लेकिन इनमें से कुछ नेता हैं इंडिया अलायंस के जो अब तक झुके नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और इसमें सबसे आगे ये साहब हैं, राहुल गांधी हैं। और मुझे लगता है कि इनकी किताब में, इनकी डिक्शनरी में डर नाम का शब्द नहीं लिखा। और अभी भी ये असम में चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज का आलम यह है कि असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं एफआईआर तो दर्ज कर लूंगा राहुल गांधी के खिलाफ, गिरफ्तार चुनाव के बाद करूंगा। यानी एफआईआर के बावजूद राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं असम के मुख्यमंत्री, जो अमित शाह के बहुत करीबी। और कुछ ऐसा ही हाल या ऐसी हिम्मत और हौसला तेजस्वी यादव का भी है, हेमंत सोरेन का भी है, केजरीवाल का भी है। और शायद इन नेताओं को लगता है कि गुजरात लॉबी को अगर हराना है तो फिर हिम्मत दिखानी होगी। जो पहला सबक है, जो पहला पाठ है, जो फर्स्ट लेसन है, वो करेज है। अगर हिम्मत है तो आप मोदी से भिड़ सकते हैं। यानी डर के आगे जीत है, हिम्मत के आगे फतेह है। पूरा देश जानता है, पूरा असम जानता है कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार की क्या आज के दिन में राज्यों की स्थिति है, किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? उन लोगों को लगता है इससे हम तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, झुक जाएंगे, डर जाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। अब दोस्तों, इंडिया अलायंस में कई ऐसे लीडर हैं, या यूं कहें कई ऐसी रीजनल पार्टीज के सुप्रीमोज हैं, सूबों के मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो गुजरात लॉबी के आगे झुकने को कतई तैयार नहीं। कम वोट में चाहे कुछ हो जाए, छापा मार दो, रेड कर दो, जेल भेज दो, ये झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ नाजुक फूल भी हैं इस गुलदस्ते में इंडिया अलायंस के। और ये ऐसे नाजुक फूल हैं जो शाख से टूट कर गिर भी सकते हैं। अमित शाह की गोद में, अमित शाह के हाथ में कुछ ऐसे हैं नेता, और मैं इन पर इशारा करूंगा। जब एक्सपर्ट से आगे बातचीत होगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि वो नाजुक फूल कौन से हैं जो शाख से टूट कर गिर सकते हैं, जिस पर निगाह है अमित शाह की। और अमित शाह उनको तोड़कर क्या करना चाहते हैं, कि इंडिया अलायंस को कमज़ोर करना चाहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़
जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, तेजस्वी हो, लालू हो, हेमंत सोरेन जैसे ट्राइबल लीडर हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, रोहित पवार हो, आदित्य ठाकरे हो, डीके शिव कुमार हो, ये वो नेता हैं जो समझ गए हैं कि अगर 24 का युद्ध लड़ना है तो बैकफुट का गेम नहीं है मोदी के साथ। मोदी के साथ आपको आगे ही बढ़ना होगा, लड़ना होगा या मरना होगा या जीतना होगा, ये समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे 2 एक्सपर्ट्स के पास चलूँगा, क्योंकि आपको तलाश होगी कि आखिर पृथ्वीराज चौहान कौन है और कौन जयचंद हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो अभी भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। इशारों में बात होगी, समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन बॉटम लाइन ये है, ये अगर जीतना है तो फिर लड़ना होगा। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत जी के पास और डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार के पास। पहला सवाल डॉक्टर साहब आप ही से। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से कुछ लोग हाथ मिलाए हुए हैं गुजरात लॉबी के साथ और कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनौती दे रहे हैं, जो भिड़े हुए, जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने तलवार अपने मयान से निकालकर सामने रखी हुई। अब वो राहुल गांधी हो सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, वो हेमंत सोरेन हो सकते हैं, वो तेजस्वी यादव हो सकते हैं, वो लालू यादव हो सकते हैं, वो संजय सिंह हो सकते हैं, सिसोदिया हो सकते हैं, वो केजरीवाल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब प्रचंड बहुमत वाली सरकार हो, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जैसा माहौल हो, तो फिर हिम्मत ही काम आती है या पिछली दरवाजे से हाथ मिला लिया जाए वो काम आता है? आपको क्या लग रहा है, जनता जिसके बीच में आप रहते हैं उसे हिम्मत पसंद है या उसको जयचंद पसंद है सियासत? दीपक जी, लंका दहन करने के लिए पूंछ जलाने का साहस चाहिए, और जिसने पूंछ जलाई है, जिसने लंका दहन किया है, वो हनुमान हो गया है। कलयुग में उसी की पूजा होती है। आज की वही तारीख है कि जो बिना डरे, जेल जाने का डर, अब संजय सिंह का आपने नाम लिया, ये जो आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं पूंछ वाली, केजरीवाल तो नहीं है, 2 बार लंका जला चुके हैं दिल्ली में। डेफिनेटली। इसलिए संजय सिंह, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, ईडी ने कितना उनको प्रताड़ित किया, लेकिन भीतर घुस करके जिसको मारना कहते हैं ना, अभी असम में है, और जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गिरफ्तार करेंगे, राहुल गांधी ने कहा ना आओ करो ना। अब एफआईआर करने के बाद करें नहीं साहब, हम 2.5 महीने के बाद करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। तो सीधे जो चुनौती देता है विजयी वही कहलाता है। हार जीत तो बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन असली जिसे विजेता कहते हैं ना, वो निडर होता है, निर्भीक होता है, सीधे चुनौती लेने वाला होता है। और ये जो नाम आपने गिनाए हैं, उनमें से चाहे राहुल गांधी का नाम हो, हेमंत सोरेन ने आज क्या बोला दीपक जी, कहा कि हमारी सरकार गाजर मूली थोड़ी है, ये क्या है, ये सरकार इधर उलट देंगे, उधर पलट देंगे, यहां गिरा देंगे, वहां बना देंगे, यहां खरीद लेंगे, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। ये सब डर निकल रहा है इन लोगों से, और जो डर गया वो चला गया। वो ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, वो रामगोपाल यादव भी हो सकते हैं, बड़े खतरनाक, कोई भी हो सकता है। दाएं बाएं आप करने लगे, कंप्रोमाइज करने लगे। हमने कहा भाई यूपी की राजनीति में जी, ये कौन नहीं जानता? दीपक जी आप तो दिल्ली में बैठे हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि कहां से क्या इशारा मिल रहा है, कैसे नहीं बन पा रही है बात। तो असली खेल वही है। और मुझे लगता है कि अलायंस के भीतर कई नाम ऐसे हैं, लालू प्रसाद यादव हर कोई नहीं बन सकता है, जेल गए, और आज अगर लालू यादव की प्रासंगिकता है, अगर आज हीरो की तरह है, उनका अपना समाज देख रहा है लालू प्रसाद यादव को, तो उसकी वजह वही है कि जिसे जेल जाने का डर नहीं, जिसे प्रताड़ित होने का डर नहीं, जो मुकाबला कर रहा है, जिसने कभी आडवाणी को गिरफ्तार किया था, वो नहीं झुक सकता, नहीं डर सकता। इसीलिए लालू प्रसाद यादव है। जी अभिषेक, एक बात कही डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि जो जेल जाने की
हौसला रखता हो, जेल जाने का हौसला रखता हो, हिम्मत रखता हो, मोदी और अमित शाह से वही लड़ सकता है आज की तारीख में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी हिम्मत वालों की तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। जो लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे, जो लोग पिछली खिड़की से हाथ मिला रहे हैं अमित शाह से, जो लोग रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलते हैं और उसका जिक्र कहीं नहीं करते, बंद कमरों में जिनकी बातचीत होती है, क्या इस तरह के लोग इंडिया अलायंस में भी हैं? अगर हैं तो फिर निश्चित तौर पर वो कौन लोग हो सकते हैं? किस पर आपका शक है? देखिए, एक जिन पर आप शक की बात कह रहे हैं, उनमें एक का जिक्र तो सभी करते हैं, अभी रविकांत जी ने भी किया, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। प्रोफेसर इंडिया गठबंधन से, और ये शक मैं नहीं कर रहा, जो बातें इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली बैठक से निकलकर सामने आई, उन बातों से इस तरफ इशारा मिलता है कि रामगोपाल यादव का नाम जो लोग लेते हैं तो यूं ही नहीं लेते हैं। बात यही आई कि इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रोफेसर साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछा कि आप लोग अंदर खाने मायावती से और बहुजन समाज पार्टी से बात कर रहे हैं, और ये अपने आप पे सबसे बड़ा इशारा है कि बात कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक हो गया, ये ऑब्जेक्शनेबल हो गया। इंडिया गठबंधन का विस्तार करने की कवायद में यदि कोई बात किसी से कर रहा है तो ऑब्जेक्शनेबल कैसे हो सकता है? गठबंधन संकीर्णता के साथ नहीं होता। आखिर ये नहीं होता, आप जो बात कह रहे हैं, जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं दीपक जी, ये नहीं होता अगर कि इंडिया गठबंधन में भी फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी या फ्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी नहीं बैठे होते, तो इंडिया गठबंधन के गठन हुए तो 7-8 महीने हो गए। पहली बैठक पटना में जून में हुई थी, आज जनवरी 2024 है। एक भी पब्लिक मीटिंग हुई है क्या? भोपाल की रैली कैंसिल हुई, आपने देखा। भोपाल की रैली कैंसिल होने के बाद हाल में आपने देखा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्योंकि उन्होंने काफी खरी खरी बातें एक चैनल पे कह दी। आपने ये भी देखा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को तंग किया जा रहा था, इंडिया गठबंधन में वहां तय है कि केरल फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ना है। 42 की 42 सीटें आपस में इंडिया गठबंधन ही आमने सामने टक्कर में होगी। उस परिस्थिति में अचानक से तृणमूल कांग्रेस का कुछ मुद्दों पर नरम पड़ जाना या नरम पड़ने का संकेत देना क्या इशारा करता है? हाल फिलहाल तो ईडी वहां नहीं गई है, हाल फिलहाल तो रांची वाली घटना नहीं हुई है वहां पर, जो रांची में कल हुआ है हेमंत सोरेन के साथ। जी जी, नहीं, एक चीज ये पूछा था क्योंकि आपने बड़ा सेंसिटिव इशू छू दिया है। एक दुखती रग पर आपने हाथ रखा, और अक्सर आप दुखती रगों पे ही हाथ रखते हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं। राम गोपाल, मैं मान लिया कि राम गोपाल दिल्ली में है, राज्यसभा की राजनीति करते हैं, तो भाई जाहिर तौर पे जब आदमी दिल्ली में रह रहा है, उसके घर से चंद दूरी पर जो है अमित शाह रह रहे हैं, तो आमना सामना तो होता है, और जब आमना सामना होता है तो फिर राबता भी होता है, राबता भी होता है। फिर क्या राम गोपाल की जो सोच है और अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के जब मैं इंटरव्यूज देखता हूं, उनके तेवर देखता हूं, तो वो तो भिड़े हुए हैं। वो अक्सर कहते हैं कि साहब मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि भाजपा को हराना है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव का स्टैंड कुछ और है और राम गोपाल का स्टैंड कुछ और है, या राम गोपाल अपने बेटे के चक्कर में अखिलेश के कान में कुछ ना कुछ फूंकते रहते हैं और अखिलेश को उससे सतर्क होना चाहिए, एक लंबा कैरियर अखिलेश के सामने? क्या राम गोपाल और अखिलेश के स्टैंड में आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखता है? देखिए, स्टैंड में डिफरेंस है या नहीं है, समाजवादी पार्टी के अंदर की जानकारी रखने वाले लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ पार्टी का नहीं है। पार्टी का होता तो हमारे आपके सब तक पहुंच जाता। ये मामला दरअसल एक परिवार के दायरे का है। तो परिवार के दायरे में क्या चीजें हैं, इसके बारे में शिवपाल सिंह यादव का भी एक रुख है, और वो रुख साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है आज की तारीख में। उस तरह से कड़ाई से पेश आते हुए किसी ने रामगोपाल यादव को नहीं देखा है, जिस ढंग से वो विधानसभा में भी भिड़ रहे हैं सरकार से। सवाल वो नहीं है दीपक जी, सवाल यहां दूसरा है। सवाल दरअसल ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से 180 डिग्री का शिफ्ट सिर्फ सत्ता में ही नहीं हो सकता, विपक्ष में भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जिस कोर वोटर के बूते समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या तमाम गैर भाजपा दल राजनीति करते हैं, वो कोर वोटर आज उस स्थिति में खड़ा है जिस स्थिति में दिल्ली का वोटर 2013-14 में खड़ा था, कि उसने कांग्रेस पार्टी से इतर या कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए जो बीजेपी का शहरी मध्य वर्ग का वोटर था, वो बीजेपी से इतर एक नए विकल्प की तरफ देख रहा था, और आम आदमी पार्टी खड़ी कर दी जनता ने।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन दे सकता है समाजवादी पार्टी का यह रुख, या बहुजन समाज पार्टी की गिरती स्थिति। ये सारी चीजें अगर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में दूरदर्शिता का अभाव है तभी हो रहा है, और तभी ऐसी बातें सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में ये सारी चीज कोई नेताजी पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, जो मेरी बातचीत हो रही थी कुछ सूत्रों से, उनका ये कहना है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या से जब लौटेंगे मोदी जी, और उसके बाद 26 जनवरी है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद और आचार संहिता लगने से पहले जो पीरियड होगा, इस पीरियड में ईडी अपना खेल दिखाएगी, इनकम टैक्स अपना खेल दिखाएगी, सीबीआई अपना खेल दिखाएगी। यानी रिपब्लिक डे के बाद और आचार संहिता लगने से पहले जो भी 15-20 दिन, एक महीने का समय जो भी है, उसमें अमित शाह अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये ऑपरेशन लॉन्च होता है तो एक सुनामी की तरह सामना करना चाहिए इंडिया अलायंस को, या फिर झुक जाना चाहिए? स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या सुनामी का अगर सामना इंडिया अलायंस करती है तो जनता का समर्थन, सिंपैथी मिलेगी, और झुकती है तो केसीआर वाली हालत होगी, जिन्होंने हाथ मिलाया अमित शाह से और वो निपट गए, समाप्त हो गए, उनका अध्याय समाप्त हो गया केसीआर का तेलंगाना में। तो क्या स्ट्रैटेजी आपको लगती है? दीपक जी, जितना इनकम टैक्स और ईडी का छापा पड़ा है, अब कम से कम मिडिल क्लास तो इस बात को समझ गया है कि ये क्यों होता है, इसके पीछे खेल क्या होता है, ये तो लगभग सारे लोग समझ गए हैं। ऐसे में चुनाव के ठीक मुहाने पर अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो इसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। और आपने अभी हम लोगों ने नाम लिया रामगोपाल यादव का, बीएसपी में भी है ना सतीश चंद्र मिश्रा को, क्यों आप भूल जा रहे? जी, हर जी, दल जी, में जी। कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है कि जो वहां बैठ करके पीछे से क्या खेल करवा रहा है, क्या डील कर रहा है, और नेता को कैसे समझा रहा है। तो ऐसे लोगों का ध्यान न दे करके, और जो लीडरशिप है, अखिलेश यादव है, मायावती है, ममता बनर्जी है, इन लोगों को जनता को देखना चाहिए। और जनता हमेशा साहस को सलाम करती है। इस बात को सब जानते हैं कि मोदी जी किस तरह से सरकार बनाते हैं, कैसे क्या कहां तोड़ते हैं, कहां ईडी पहुंचती है, कहां नहीं पहुंचती है। जिनको कह रहे थे शरद पवार के भतीजे को कि वो अब जाकर के चक्की पीसेंगे, और वो एक सप्ताह के बाद डिप्टी सीएम हो गए, तो ये क्या लोगों को समझ में नहीं आता है। मुकाबला अगर करेंगे तो लोग भी मुकाबले में रखेंगे उनको, ये भी ध्यान देने की बात। अभिषेक, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, ये जो फाइनल ऑनस्लॉट कह लीजिए, आखिरी हमला ईडी का जो होगा, जो अमित शाह चाहते हैं आचार संहिता से पहले, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनको इंडिया अलायंस को तोड़ना है, वोट शेयर ज्यादा है। मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा, आपको लगता है कि अमित शाह आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर में वो कामयाब हो जाएंगे? क्या आपको लगता है वो वाकई एक बहुत बड़ा डैमेज करेंगे, डेंट करेंगे, या इंडिया अलायंस सरवाइव कर सकता है ईडी का आखिरी ऑपरेशन? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं दीपक जी, मैं संक्षेप में दोनों बातें रख देता हूं। पहली ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो अलायंस पार्टनर इंडिया अलायंस में इकट्ठे हो रहे हैं, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, कांग्रेस के लिए अलग स्ट्रेटजी है। कांग्रेस के अंदर जहां ईडी सीबीआई की जरूरत है वहां इस्तेमाल हो रहा है, और इंडिया अलायंस के पार्टनर के लिए एक हाथ में प्लेट है, मिठाई भरी, काजू बर्फी भरी हुई प्लेट, तो दूसरे हाथ में ईडी का नोटिस है। ये दोनों हथकड़ी है, दूसरे हाथ हथकड़ी है जी। ये दोनों स्थितियां हैं, और जहां कांग्रेस के अलायंस पार्टनर है वो ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके वोटर्स को अभी ये चीजें समझ में आ रही है कि खेल अंदर खाने क्या है। जो अंदर का खेल है, आज की सूचना क्रांति के दौर में वो अंदर का नहीं रह गया है। क्या ये बात सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के साथ लखनऊ में इंडिया अलायंस की बेंगलोर बैठक के पहले उलेमाओं ने बैठक की थी, और उनको मजबूर किया था, आनाकानी की खबरें आई थी तो मजबूर किया था कि आपको जाना है। ये बात सच्चाई है। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती ने जो पब्लिक अपीयरेंस जो उनकी हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कुछ दिनों पहले कही थी कि पता नहीं कब किससे मदद लेने की जरूरत पड़ जाए, क्या वो ऐसे ही था? उन्हें भी अपना खींचता हुआ जनाधार दिखाई दे रहा था कि वो घट रहा है, वो चलिए आखिरी बता दीजिए। नहीं, चलिए लास्ट कमेंट में लेने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, एक बात इन्होंने कही कि भाई अमित शाह का जो ऑफर है, एक प्लेट में लड्डू है, यानी एक हाथ में लड्डू है, दूसरे में हथकड़ी है।
ऑप्शन क्या होना चाहिए इंडिया अलायंस के नेताओं का? हथकड़ी या लड्डू? फायदा किससे अब? देखिए दीपक जी, जिसने हथकड़ी का साहस किया उसे सत्ता मिलती है। जी ये जॉर्ज फर्नांडिस से जी लेकर के न जाने कितने उदाहरण हैं इसी देश में, और पूरा स्वाधीनता जी आंदोलन इस बात का गवाह है। जी। लेकिन अगर आपको सब कुछ लड्डू खा अच्छा गए। अच्छा चाहिए, अब बहन जी के पास क्या नहीं है, इतना बड़ा कैडर, इतना बड़ा समर्थन, बावजूद इसके अगर आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। जी नहीं, समझ और गए डॉक्टर साहब, आपने भी कहा और समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, और जैसा कि अभिषेक ने भी कहा कि एक हाथ में लड्डू है। अब ये ठग के लड्डू हैं, किसके लड्डू हैं, खाएंगे पता नहीं, बेहोश हो जाएंगे, क्या होगा। लेकिन एक चीज आपने कही कि हथकड़ी का साहस जिसके पास है वही जॉर्ज फर्नांडिस हो गया, वही जॉर्ज हो गया हिंदुस्तान की राजनीति में। और ये तय करना है हेमंत सोरेन को, तेजस्वी को, केजरीवाल को, जो वाकई डटकर मुकाबला कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है इस हिम्मत के आगे ही कहीं ना कहीं जीत छुपी हुई है। देखना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी का स्टैंड क्या होता है, रोहित पवार जो ग्रैंडसन है शरद पवार के, उनका क्या स्टैंड होता है। अगर ये लोग हिम्मत से सामना करते हैं सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तो वाकई 26 मई को या उसके आसपास जो परिणाम आएंगे 2024 के, जब मशीनें खुलेंगी, तो हो सकता है वो परिणाम चाणक्य को ना चौंकाते। आप दोनों लोग आए और जिस बेबाकी के साथ आपने सारे ख्याल रखे और बोले आज के दौर में, उसको मैं सलाम करता हूं। सो नाइस ऑफ यू कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।